अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंस जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इंग्लिश ग्रामर का क्या कब लेक्चर आप शुरू कर रहे हैं, जल्दी लेक्चर पोस्ट करें। सो हियर इट इज़। द थिंग इज़ कि मैं बिज़ी होता हूँ, एक तो अपना काम भी मैंने करना होता है, उसके अलावा फिर लेक्चर्स बनाना, फिर ऑब्वियसली उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। देन वी हैव टू टाइप दिस थिंग्स एंड सॉर्ट दीज थिंग्स आउट, तो उसके लिए टाइम लगता है और मेरे पास आजकल टाइम ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए आपको लेक्चर्स जो हैं ये वीकली ही मिला करेंगे, मे बी एक मे बी दो लेक्चर्स, जितना मैं फ्री हुआ मैं उस हिसाब से बना लिया करूँगा। और काफ़ी सारे लोगों को कहना था जी कि पहले आपने इंग्लिश एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ अपलोड की थी वो थी तो बहुत अच्छी, लेकिन वो बेसिक्स से कवर नहीं कर रही। तो हमारी जब बेसिक्स ठीक नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग दैट, आई डिसाइडेड कि भाई आपको बिल्कुल बेसिक से चाहिए तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए आज का पहला लेक्चर जो है वो बिल्कुल बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट होगा। एंड इसके बाद आपको इंग्लिश के ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं वो साथ साथ मिलते भी रहेंगे, साथ साथ आप उन पर कमेंट्स वगैरह भी करने हैं। ऑब्वियसली जो एक्सरसाइजेज आएंगी उनको सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव दोज एंड आई विल कंसिडर दोज। ठीक है जी। सो लेट अस गेट इनटू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर सेशन। वी हैव लेक्चर नंबर 1, कंटेंट लिस्ट। इसमें जनाब अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और उनके साउंड्स होंगे, वर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। देन वी हैव सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने लास्ट लेक्चर में करवा ही चुका हूँ, ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं बार बार। हम आते हैं अपने लेक्चर पे। अल्फ़ाबेट, लेटर्स एंड देयर साउंड्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं जी? अल्फ़ाबेट ऑफ अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स व्हिच आर यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज। ऐसे उन लेटर्स को कहते हैं जिनसे वो लैंग्वेज बनाई जाती है। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू है, उर्दू के आई थिंक 36 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 37 सॉरी, अलिफ से लेकर एंड बड़ी ये तक। ठीक है जी, तो वो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह इंग्लिश के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। सो इंग्लिश के अंदर जी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, या सॉरी 26 लेटर्स हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। लेटर्स एंड देयर टाइप्स, किस तरह के लेटर्स होते हैं? अब ज़ाहिर है जो ए बी सी डी ई एफ जो है ये सारे लेटर्स हैं, इनको हम आगे फर्दर कैटेगराइज करना चाहें तो फिर किस तरह से कर सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, तो यू कैन सी कि हम फुल बेसिक से जाएंगे इंशाल्लाह एडवांस तक, ताकि आपकी जो सी एस एस के लिए इंग्लिश ग्रामर की जो नीड्स हैं वो सारी की सारी पूरी हो सकें। Letters are written or printed symbols which present particular sounds in a language. ऐसे printed symbols या written symbols होते हैं जो कि particular sounds देते हैं किसी भी language के अंदर। इंग्लिश में जनाब दो तरह के लेटर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। एक तो ये उनकी कैटेगराइजेशन है कि आप जब उनको लिखते हैं तो लिखने के लिहाज से आप उनको कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब ए अगर कैपिटल लिखा हुआ है, ए स्मॉल लिखा हुआ है, तो उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरह आई अगर कैपिटल है, स्मॉल है, उसके अंदर भी डिफरेंस होगा। अपर केस लेटर को आप कैपिटल लेटर कहते हैं, स्मॉल केस लेटर को आप स्मॉल लेटर कहते हैं। कैपिटल लेटर्स जो है नॉर्मली आपके किसी बुक के जो बुक का नेम है उसके इनिशियल्स में यूज़ होते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन जो है उसके इनिशियल में यूज़ होता है, या फिर जुमला स्टार्ट करते हुए जो पहला लेटर होता है वो भी आपका कैपिटल लेटर होता है। और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्मॉल लेटर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग लाइक अ प्रॉपर नाउन और नेम ऑफ अ बुक एटसेट्रा। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। वी हैव साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लेटर्स जो हैं बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के, उनकी साउंड्स किस तरह की होती हैं? तो वो दो तरह के साउंड्स हैं जी, वाउल के साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है जी। द लेटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साउंड्स। वाउल साउंड्स कौन सी होती हैं जी? प्रोनाउंस्ड विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टंग, टीथ और लिप्स। टंग ज़ुबान आपकी, टीथ यानी दांत और लिप्स यानी होंठ, इन सब को मिलाए बगैर जो साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं उसको हम वाउल साउंड कहते हैं। और वाउल्स जो हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपको इन कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाउल के लेटर्स 5 है, वाउल की साउंड्स जो हैं वो टोटल 20 हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है। मे बी किसी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के
लेक्चर में या इंग्लिश के जो लेक्चर के टेस्ट वगैरह होते हैं, मे बी अगर उसमें बहुत बेसिक लेवल के एमसीक्यूज आते हैं तो इस तरह की चीज़ भी पूछी जा सकती है। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं जी? द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विथ सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ एयर इन माउथ, जो आपके मुंह में हवा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके आप थोड़ी सी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं वो 21 हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो होती हैं जी 24। आगे चलते हैं। वर्ड एंड इट्स टाइप्स। वर्ड क्या होता है जी? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ऐसे अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लेटर्स को मिला के अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना दें जो कि मीनिंगफुल हो तो उसको हम वर्ड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्प। लैम्प जो है अब ये 4 लेटर से मिलकर बना है और ये मीनिंगफुल है तो इसको हम वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर आप FGHDLIMN इस तरह करके कोई भी जिब्रिश सा बना दें तो उसका कोई मतलब नहीं है, सो दैट वुड नॉट बी कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है जी। तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो बोलने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगी लेकिन बोलने में सिमिलर होंगे, लाइक राइम, क्राइम, टाइम एट्सेट्रा, ये तीनों राइम्स हैं आपस में। तो राइमिंग वर्ड्स हेल्प यू रिमेंबर द वर्ड्स इजीली। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं जी? those words which are made up of two or more than two root words, जिनके अंदर एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा रूट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, या बेसिक वर्ड्स जिनको आप कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हो एक वर्ड को बनाने में, उसको हम कहते हैं जी कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल एनी बॉडी। अब इसमें दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एनी और बॉडी को हमने इकट्ठा करके एनी बॉडी बना दी। इसी तरह समथिंग है, वो सम और थिंग को मिलाया हुआ है। बेडरूम है, बुक शेल्फ है, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होता है जी? अ वर्ड विच इज़ एडेड बिफोर अनदर वर्ड टू मेक अप अ न्यू वर्ड इज़ कॉल्ड सुफिक्स। प्रीफिक्स सॉरी, किसी वर्ड से पहले अगर आप उसको लगा देते हैं तो वो एक नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल एग्री है ना, आपके पास ये वर्ड है, इससे पहले मैं अगर प्रीफिक्स लगा देता हूँ डिस, तो वो डिस एग्री बन जाएगा मेरे पास और वो एक नया वर्ड है। इसी तरह स्लीप है, उससे पहले मैं अगर ए लगा देता हूँ, नोट करें कि उसकी जो लगाने वाली पोजीशन है उसकी बेस पे हम प्रीफिक्स और सुफिक्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो अगर मैं वर्ड से पहले कोई वर्ड लगा के नया वर्ड बना रहा हूँ तो वो मेरे पास प्रीफिक्स है और ए इज़ द प्रीफिक्स हेयर। अपीयर से पहले मैं डिस लगा दूँ, डिसअपीयर बन जाएगा। एनलिस्ट है इसी तरह। फिर सफिक्स है, अ वर्ड विच इज़ एडेड आफ्टर अनदर वर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, जो किसी वर्ड के बाद में आप लगा के नया वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल केयर है, केयरफुल आप बना सकते हैं बाय एडिंग FUL एट द एंड ऑफ दिस वर्ड। सिमिलरली एडमायर है तो एडमिरेबल आप बना सकते हैं, एबल आप उसके बाद में लगा रहे हैं। चाइल्ड है, चाइल्डहुड आप बना सकते हैं, उसके एंड पे जब आप लगाएंगे तो वो आपका सफिक्स बन जाएगा। इसी तरह वुमेन से वुमेनहुड है। और फिर आते हैं जी सिनोनिम्स। वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं ये आप वोकैबुलरी में भी याद करते हैं। वोकेबलरी में हम नॉर्मली सिनोनिम्स ही याद कर रहे होते हैं। एंटोनिम्स का तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं तो एंटोनिम्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, या फिर यू कैन गेस द एंटोनिम्स, क्योंकि उसके ऑपोजिट सेंस आपने देखनी है किस वर्ड्स की है। खैर फॉर एग्जांपल रिफ्यूज है, ठिकाना, तो उसका सिनोनिम क्या हो सकता है? शेल्टर हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह रिकोर्स हो सकता है। इसी तरह एक वर्ड है काम, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पीसफुल, रिलैक्स्ड, ठीक है जी, ट्रैंक्विल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर एंटोनिम्स पे आते हैं, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। तो कवर्ड है, उसका एंटोनिम क्या होगा? अनकवर्ड। अपीयर का एंटोनिम डिसअपीयर। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे और फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सो साथ साथ रहिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। पहले था लेटर, वो पहले था वर्ड जो कि था। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। मेरी बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। सो दिस इज अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं जी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली किसी भी सेंटेंस के। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं उसका नाम जो है या फिर उसका प्रोनाउन हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट होगा।
और प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बता रहा है या जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। बाकी का सारा का जुमला, किसी भी जुमले को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट है और बाकी का सारा जुमला आप कह देते हैं जी प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट के अंदर फर्दर चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि हम आगे जाके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स एंड डिलाइट्स मी। तो यहाँ पे मी जो है मेन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स जो है वो प्रेडिकेट है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब्जेक्ट को क्या पसंद है, उसको सिंगिंग ऑफ बर्ड्स जो है वो डिलाइट करती है। नेक्स्ट वी हैव construction of sentence. It includes the elements such as subject, verb and object. अगर आप predicate को खोल के देखें तो उसमें verb, object, conjunctions वगैरह, adverbs सारा कुछ आ सकता है। So subject verb SVO जनरल कंस्ट्रक्शन होती है जुमले की। फॉर एग्जांपल you wrote a letter, तुमने एक लेटर लिखा, तो you सब्जेक्ट है, इसमें wrote जो है वो आपका verb होगा और letter जो है वो आपका object। It is not necessary that every sentence should contain all of these parts. Sometimes it contains subject and verb only. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ subject और verb के साथ आप जुमला बना देते हैं। For example, Sana sings. Sana गाना गाती है। Sana is subject and sings is verb. Similarly, imperative sentence जो है उसके अंदर भी subject नहीं आता। अब यहाँ पे हमारे पास object नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो imperative sentence है उसके अंदर subject ही नहीं आएगा। For example, shut the door. तो शट इसमें आपका वर्ब है जी, और डोर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारे पास गायब है, सब्जेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है, इसमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डेक्लरेटिव सबसे पहले हमारे पास आते हैं। समथिंग स्टेटेड इन सिंपल मैनर, किसी भी चीज़ को सिंपल मैनर में आप स्टेट कर रहे हो तो वो आपका डेक्लरेटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करते हैं, कंटेन्स नेगेशन और डिनाइल ऑफ सम फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा बच्चा नहीं है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है आपके पास, विच आस्क सम क्वेश्चंस और फैक्ट्स। भाई डज ही स्माइल, वो मुस्कुराता भी है कि नहीं। डज ही पे हिज बिल्स ऑन टाइम, वो अपने बिल अपने टाइम पे करता है कि नहीं करता। तो ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है जी? इन विच सम कमांड और सजेशन इज गिवन। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी को कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो, उसको आप कहते हैं जी वो इम्पेरेटिव है। फॉर एग्जांपल, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, या फिर वॉक स्लोली, ये मेरी एडवाइस और सजेशन कह लें। ठीक है जी, ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करते हैं, दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, एनीथिंग यू मे वांना राइट हियर। फॉर एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। एंड पे यहाँ पे अक्सर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलेगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो सकता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, आई एम अमेज्ड एट हिज ऑडेसिटी। ठीक है, आगे अगर वो एक्सक्लेमेशन मार्क है तो अंडरस्टैंडेबल है कि वहाँ पे भी आप थोड़ा सा स्ट्रेंज फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, प्रोबेबिलिटी और सजेशन सपोजिशन। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है जी, किसी को दुआ देने के लिए या प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए आप ऑप्टेटिव का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है और फिर अगली स्लाइड के ऊपर आपने जाना है। तो द डॉग रैन, इसमें पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है क्या है? फिर थैंक यू इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। थैंक यू अगर लिखा हुआ है तो फिर वो सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा। डू यू लाइक टीचिंग, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, ये किस टाइप का सेंटेंस है। मे शी लिव लॉन्ग, इसमें क्या है? दिस इज ए और एन। नेम द टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश, लेटर ऑफ इंग्लिश जो है उनकी टाइप्स कितनी है ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर वाउल साउंड्स आर डैश, कितनी वाउल साउंड्स हैं जी, और कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जो कि है ये। तो द डॉग इज सब्जेक्ट एंड द रैन इज वर्ब। यहाँ पे द डॉग रैन है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट और वर्ब का बताना था। फिर थैंक यू इज प्रेडिकेट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, एंड दिस इज प्रीटी मच इट। अपना रिजल्ट लिख दीजिए कि हाउ यू डिड
in this test, और I'll try to make it more clear in the next sentence, क्योंकि कुछ questions में भी थोड़े से ambiguous भी होंगे, but आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है जी. So thank you for watching, and you can comment your grades down under in the comments, and if you have any question, also drop those questions in the comment section. And I hope that these videos will help you and your friends in acing the English grammar. So make sure you like and subscribe and share this channel with your friends. I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.